नमस्कार, आप सभी का आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों में आज हम समास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके पहले संधि और संज्ञा सर्वनाम आदि विषयों पर जो उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम समास पर चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हिंदी विषय जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे ज़रूर आते हैं। बहुत चुनिंदा प्रश्न हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है समास का अर्थ है। ऑप्शन ए संक्षेप, बी विच्छेद, सी विस्तार, डी नवीन अर्थ। ध्यान रखिएगा जो समास का अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षेप होता है, क्योंकि हम इसका अर्थ थोड़े में ही निकालते हैं, विस्तृत नहीं करते हैं, कम से कम शब्दों में ही निकालते हैं इसका अर्थ। ओके, तो ये क्या ऑप्शन आपका पहला जो होगा संक्षेप, यानी समास का जो समास शब्द का अर्थ होता है वो संक्षेप होता है। अगला क्वेश्चन है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विच्छेद, बी बदलाव, सी विग्रह, डी विभक्ति। तो ध्यान दीजिएगा जब हम समास के पदों को अलग करते हैं तो हम उसको समास विग्रह कहते हैं। ओके, अर्थात ऑप्शन सी है। जब हम संधि में करते हैं तो संधि में क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो वो संधि है। क्लियर, बदलाव भी नहीं है, विभक्ति भी नहीं है। विभक्ति जो होती है वो पदों वो धातुओं में होती है, प्रथम विभक्ति विभक्ति। तो जो समास के पद को अलग करते हैं हम उसको विग्रह कहते हैं, नहीं समास विग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है आजीवन में समास है। आजीवन में समास है, कौन सा है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व समास और डी कर्मधारय समास। तो आजीवन के आजीवन में जो आपका समास है यहाँ पर बी ऑप्शन। क्यों है, देखिए अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो हमेशा उपसर्ग होता है। सॉरी, उपसर्ग नहीं, हम उसको हाँ उपसर्ग कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो होता है उपसर्ग ही होता है, याद रखना। लेकिन उपसर्ग वो होता ज़रूर है, इसका जो मेन होता है वो अर्थ अव्यय होता है। क्लियर, पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, याद रखिएगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय, दूसरा पद हमेशा संज्ञा होता है। तो ये आ और जीवन, तो जीवन आपकी संज्ञा हो गई, लेकिन आ आपका अव्यय है। अव्यय मतलब क्या होता है, जो अव्यय, देखिए अव्यय में अगर अलग करेंगे अव्यय, अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो, जो टूटे ना, अलग ना हो। ओके, तो आ जो शब्द होता है इसका कोई खंड नहीं हो सकता है, अर्थात जैसे आप एक कह सकते हैं आपका उपसर्ग भी है। ओके, तो जैसे हम उसमें पढ़ते हैं हिंदी में शब्द भेद में संज्ञा सर्वनाम विशेषण, फिर क्रिया विशेषण और आपका संबंध वाचक अव्यय और संबंध बोधक जो होता है। क्लियर, यानी कंजक्शन प्रीपोजिशन जो होता है, तो वो सारे समुच्चय बोधक अव्यय, तो ये जो चार होते हैं ये आपके अव्यय में आते हैं। क्योंकि अव्यय होता है वो चाहे जिसके साथ लगे अर्थ बदल देता है, लेकिन उस शब्द का अर्थ बदलता नहीं। जैसे आ है, आ शब्द जो है इसका अर्थ कभी नहीं बदलता है। आ का शब्द जो है वो आ ही है, चाहे जिस वर्ड के साथ लगाइए। ओके, ये कभी व्यय नहीं होता, इसलिए ये क्या है, अव्यय। तो अव्यय में अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यथोचित समास का उदाहरण है। यथोचित समास का उदाहरण है, यानी देखिए यहाँ पर भी अगर हम इसको अलग करते हैं तो यथा धन उचित। अब यथा क्या है, यथा भी आपका अव्यय है, यानी अव्ययी भाव समास। जैसे अब इसके साथ हम यथा है, यथोचित हो गया, यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य, यानी सबके साथ यथा लग रहा है, लेकिन यथा जो है ये इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये यथा हो गया। ओके, ये अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला है प्रतिदिन में समास है। देखिए प्रतिदिन में भी वही है, हम इसको अलग करते हैं। अगर हम विग्रह करते हैं प्रतिधन दिन, देखिए ये हम केवल आपको समझाने के लिए विग्रह कर रहे हैं, विग्रह ऐसे होता नहीं है इसका। ओके, केवल हम अलग कर रहे हैं वर्ड को समझाने के लिए। तो प्रति जो है वो आपका अव्यय है। ये जो इसका समास विग्रह होता है प्रतिदिन का, वो दिनम दिनम
प्रति होता है। ये तो आपको केवल समझाने के लिए कर दिया जा रहा है, इसको ये ना समझिएगा कि धन जैसे संधि में होता है धन लगा करके तो यहाँ भी होता है, ये गलत है। ये केवल आपको समझाने की एक सरल ट्रिक है। तो प्रतिदिन में जो समास होता है वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस समास का पूर्व पद यानी पूर्व मतलब पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन समासों में पूर्व पद प्रधान किसका होता है, तो अव्ययी भाव का। देखिए द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है, क्लियर। कर्मधारय में एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। तत्पुरुष में इसमें ये संबंध तत्पुरुष है। तो अव्ययी भाव देखिए अभी बताया था, जहाँ पे पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, तो ये अव्ययी। अब जो ये अव्यय है ये एक प्रधान है। प्रधान मतलब पूर्व पद यानी जो पहला पद है वो प्रधान है। अव्ययी भाव समास में अव्यय ही मेन है, जो मेन होता है, जो प्रधान होता है वही पहला पद है। तो यहाँ पर जो अव्यय है वो पहला पद है। ओके, पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, रातों रात शब्द में समास है। देखिए रातों रात शब्द में, अब ऐसे वर्ड में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा रातों रात में आपका अव्ययी भाव समास ही है। कैसे है, अगर हम इसको अलग थोड़ा सा करते हैं तो इसका जो अर्थ होता है रात ही रात होता है। ओके, रात ही रात। तो याद रखना, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो, वही चीज़ मैं बताई गई थी, अव्यय एक उपसर्ग भी हो सकता है, अव्यय हो या उपसर्ग हो या पुनरुक्ति सूचक हो। पुनरुक्ति सूचक मतलब जैसे पुनरुक्ति मतलब कि एक ही वर्ड एक से दो तीन बार आ जाए। ओके, तो अब देखिए यहाँ रात ही रात यानी रात वर्ड 2 बार आया है, तो ये पुनरुक्ति सूचक है, यानी वर्डों की आवृत्ति हो रही है, बार बार वर्ड आ रहे हैं, तो ये क्या है, आपका अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला देखिए, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए नीति निपुण अगर हम इसको विच्छेद करते हैं तो जो ये होता है ये क्या कहा जाएगा, नीति का निपुण, या हम ये भी कह सकते हैं कि नीति में निपुण, ये ज़्यादा उचित है, का नहीं लगाएंगे, नीति में निपुण। तो नीति में निपुण, तो ये में, अब देखिए बीच में जो आ गया में है, ये एक कारक है। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, क्लियर। तो अब ये कौन सा समास है आपका, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका तत्पुरुष समास है। ओके, देखिए तत्पुरुष समास में जो होता है, ये इसके जो एग्जाम्पल हैं आपके, देखिए कारक कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं। तो पहला जो कारक कर्ता कारक और लास्ट वाला कारक जो आपका संबोधन है, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने कारक होते हैं, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ये आपके तत्पुरुष के ही प्रकार होते हैं। तो नीति में निपुण, देखिए अधिकरण में और पर, अधिकरण में 2 चिन्ह है, में और पर, तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष है, अर्थात अगर यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो ये तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखते हैं, परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है। देखिए यहाँ समास के प्रकार ही आ गए हैं, अपादान, अधिकरण, तत्पुरुष, संप्रदान। तो जो होता है, अगर हम पहले देखिए हम इसको अलग करेंगे, परीक्षा केंद्र हम इसको अगर अलग करेंगे तो ये क्या होगा, परीक्षा के लिए केंद्र होता है। कि देखिए परीक्षा केंद्र क्यों बनाया जाता है, परीक्षाओं के लिए बनाया जाता है, क्लियर। तो परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा के लिए, ये गलत है, परीक्षा के लिए केंद्र। ओके, तो के लिए क्या है आपका, याद रखिएगा संप्रदान है। ओके, तो परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष है। चलिए, तुलसीकृत में कौन सा समास है। तुलसीकृत देखिए अगर हम इसको मतलब विग्रह करते हैं तो तुलसीकृत मतलब तुलसी की कृत। ओके, यही तो कहा जाएगा, तुलसी की कृत। तो देखिए की वर्ड आया है, तो ये क्या है, ये तत्पुरुष है। ध्यान दीजिएगा, इस समास में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद देखिए पहला जो पद होता है वो पूर्व पद होता है
और जो बाद का पद होता है वो उत्तर पद होता है। ओके, तो इसमें क्या है, देखिए पूर्व उत्तर पद यानी जो बाद का पद है। देखिए तुलसी कृत, यहाँ पूछी किसके बारे में जा रही है, तुलसी की रचना। जैसे राजपुत्र एक वर्ड है, तो जो वहाँ पे प्रधान है वो कौन है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो बाद का वर्ड ही आपका यानी उत्तर पद है वो प्रधान हुआ। तो तत्पुरुष में यही होता है, उत्तर पद ही प्रधान होता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी की रचना, तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, तुलसी, तुलसी नहीं है बल्कि तुलसी की रचना है यानी कृत है उनकी, तो जो आपका उत्तर पद है वो प्रधान होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, तत्पुरुष है। देशभक्ति में समास है, क्लियर, देशभक्ति में समास है। तो देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, अर्थात यहाँ पर आपका क्या है, तत्पुरुष है। चलिए अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है। देखिए वही बात आई, रसोई घर, क्लियर, यानी रसोई के लिए घर, क्लियर, तो आपका तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, देखिए आ ही गया, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यानी बात यहाँ राजकुमार की हो रही है, राजपुत्र। ओके, तो ये राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है, देखिए अब आ गया आपका कर्मधारय समास, क्लियर। अब कर्मधारय समास क्या होता है, तो कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला पद जो होता है वो विशेष्य होता है। देखिए कर्मधारय समास, पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है, क्लियर। विशेषण मतलब जो वर्ड विशेषता बताता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, क्लियर। जैसे अब यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल वो सही है, ऑप्शन वो क्या है, श्वेत कमल। तो देखिए भी ये बताया गया था कि ये विशेषण होता है पहला पद, और दूसरा जो पद होता है उत्तर पद। देखिए यहाँ पहला नहीं कहते हम, इसको पूर्व पद कहते हैं और उत्तर पद कहते हैं। तो विशेषण, अब विशेषण आपका क्या है, श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, तो यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है, सफ़ेद रंग विशेषता बता रहा है किसकी, कमल की, तो कमल विशेष्य है। तो श्वेत कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद यानी उत्तर पद विशेष्य होता है। चलिए परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परमेश्वर में देखिए ये समास जो होता है कर्मधारय समास, ये कुछ हद तक बहुब्रीहि की तरह होता है, लेकिन बहुब्रीहि में क्या होता है कि वहाँ तीसरा अर्थ निकलता है, यहाँ तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। तो परमेश्वर यानी परम है जो ईश्वर, क्लियर। अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो परम है जो ईश्वर, तो अर्थात बात किसकी हो रही है, यानी यहाँ कर्मधारय समास। ओके, चलिए विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है। देखिए कौन सा विकल्प है जो अनुचित है, उचित नहीं है। तो देश में वन में वास, वन में वास होता है, सही है। जल की धारा, ये भी सही है, ये उचित है। चंद्र का प्रकाश, ये भी है। देश निकाला, ये नहीं है, याद दिया। ठीक है, देश पर निकाला नहीं होता है, ओके, क्या होता है, देश से निकाला होता है, देश पर निकाला नहीं होता है। अर्थात विग्रह की दृष्टि से आपका ऑप्शन डी अनुचित है। सद्भावना शब्द में समास है, सद्भावना शब्द में समास है। तो कौन सा सद्भावना, मतलब अच्छी है जो भावना, ओके, अच्छी है जो भावना, अर्थात आपका कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महापुरुष में कौन सा समास है। अभी बताया था इसका, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। देखिए हम विग्रह बहुब्रीहि की तरह ही करते हैं, लेकिन बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है, यहाँ तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। तो महान है जो पुरुष, यानी महान पहला पद विशेषण है, अर्थात कर्मधारय समास। सज्जन में कौन सा समास है, सज्जन। देखिए सज्जन, सत है जो जन, सत है जन जो या जो जन, यानी जो जन सच्चा है, अर्थात यहाँ भी आपका कर्मधारय समास है।
नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीला है जो अंबर, नीला पहला पद विशेषण, दूसरा अंबर यानी अंबर की विशेषता बताई जा रही है बादल की, बादल नीला है, तो नीलांबर यानी कर्मधारय समास। अगला, जिस समास में पहला पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वो कौन सा समास होता है? तो पहला पद जो संख्यावाची होता है यानी वहाँ संख्या का बोध होता है, वो क्या होता है आपका? द्विगु समास होता है, और अंतिम पद संज्ञा होता है। जैसे चौराहा, तो चार राहों का समाहार, तो पहले क्या आया? चार यानी संख्या आई, बाद में रास्ता यानी चार राह, तो अंतिम पद संज्ञा होता है, तो ये द्विगु समास है। त्रिभुवन में समास, देखिए आपका द्विगु समास आ गया। त्रिभुवन, त्रि मतलब तीन, भुवन मतलब भवन, यानी तीन भवनों का समाहार त्रिभुवन, या तीन लोग। देखिए हम भवन नहीं कह सकते हैं क्योंकि त्रिभुवन जो तीन देवताओं का समूह है उनको भी कहा जाता है, तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। अठकोना में आठ कोनों का समाहार, देखिए यहाँ भी संख्या आ गया अर्थात द्विगु समास है। चौराहा, देखिए आपका शब्द अभी आ ही गया, अभी इसके पहले ही बताया गया था, चार राहों का समाहार। देखिए द्विगु समास में ऐसे ही विग्रह होता है, चार राहों का समाहार। ओके, द्विगु समास का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे जो द्विगु समास का, देखिए माता पिता, याद रखिएगा ये द्वंद्व समास है। ये कौन सा समास है? तो ये आपका द्वंद्व समास है। यथाशक्ति, ये आपका अव्ययी भाव है। नवग्रह, ये आपका द्विगु समास है, याद रखिएगा। और पीताम्बर, ये आपका बहुब्रीहि समास है। क्लियर? बहुब्रीहि है। तो नवग्रह, नव मतलब नौ, ग्रह मतलब ग्रह, नौ ग्रहों का समाहार यानी द्विगु समास। ओके। अन्न जल, देखिए यहाँ पे जब योजक चिन्हों का प्रयोग जहाँ होता है, क्लियर, और कोई भी पद यानी वहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और योजक चिन्हों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता, यानी अन्न, जितना आपके लिए अन्न जरूरी है उतना ही आपके लिए जल भी जरूरी है। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? देखिए गौरी शंकर शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है? ओके, गौरी शंकर, ध्यान दीजिएगा, गौरी शंकर जो है वो आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास, देखिए इसमें बात जो की गई है गौरी और शंकर होता है, जैसे दोनों पद प्रधान होता है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो गौरी और शंकर, जैसे हम कहते हैं राम कृष्ण, सीताराम, क्लियर, तो ये सब क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। जलवायु में किस निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो जलवायु, देखिए ये जल और वायु, जल भी जरूरी है और वायु भी, यानी दोनों पद प्रधान है, क्लियर, तो यानी द्वंद्व समास है यहाँ पर भी। नीलकंठ में समास है, ध्यान दीजिएगा, नीलकंठ में समास है। ओके, तो नीलकंठ में आपका कौन सा समास है? देखिए बात आती है जहाँ पर, यानी जिस समास में को दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो क्या होते हैं? तो वो बहुब्रीहि होते हैं। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है? शिव जी। ओके, शिव जी यानी भगवान भोलेनाथ का जो कंठ है वो नीला है। तो देखिए यहाँ ना नीला मेन है, प्रधान है, ना कंठ प्रधान है, ना नीला प्रधान है ना कंठ, किसका प्रधान है? जिसका कंठ नीला है वो कौन है? शिव जी। तो बहुब्रीहि समास में ही कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि सब पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो ये हो गया नीलकंठ। त्रिलोचन, त्रिलोचन इसी तरीके से है। देखिए त्रिलोचन में कौन सा समास है? यहाँ भी आपका क्या है? बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात किसके? भगवान शिव जी, भोलेनाथ, तो ये चीज़ है, यानी बहुब्रीहि समास है। पंकज, देखिए पंक और ज, पंक माने होता है कीचड़
और ज माने उत्पन्न होना, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात पंख में उत्पन्न होने वाला कौन है? कमल। यानी कोई तीसरा अर्थ दे रहा है, यानी यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि ही है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, ये भी आपका बहुब्रीहि ही है। ओके। पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जैसे जो अक्सर कुछ प्रश्न हमको लगते हैं कि ये हैं जनरली, जो अक्सर एग्जाम्पल हम पढ़े हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़ा हुआ है। आप पतझड़ का इसका उत्तर क्या होगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पतझड़ में जो समास है वो आपका बहुब्रीहि ही है। ओके, आपको क्या लगता है ये आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो बहुब्रीहि समास है, क्यों? इसका अगर विग्रह करते हैं तो झड़ते हैं जिसमें पत्ते, ओके, पतझड़ का विग्रह है झड़ते हैं जिसमें पत्ते, अर्थात कोई विशेष ऋतु। क्लियर? तो कोई विशेष ही ऋतु होती है जिसमें पतझड़ होता है। ओके, चलिए ये हो गया आपके कुछ समाज से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप इनका अध्ययन करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले